नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन जैसा अनुमान पहले से लग रहा था कि मकर संक्रांति के आते ही बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, वो अनुमान अब सही साबित होते नजर आ रहा है। बिहार में एनडीए में दरार साफ तौर पर दिखाई देने लगी है और नीतीश कुमार के लिए बीजेपी और बीजेपी के नए साथी परेशानी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोजपा नेता पशुपति पारस अब एनडीए से अलग हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके घर पर लालू प्रसाद यादव जिस तरह दही चूड़ा भोज के लिए पहुंचे, वो राजनीति में पक चुकी नई खिचड़ी की तरफ इशारा कर रहा है। कल यानी 18 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें लालू यादव कौन सा नया ऐलान करते हैं इसका सबको इंतजार है। और इधर कल ही राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। राहुल संविधान सम्मान सम्मेलन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या इस दौरे में उनकी राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया के अन्य सहयोगियों से मुलाकात होगी? क्या बिहार में महागठबंधन चुनावी रणनीति बनाने की शुरुआत कल से ही कर देगा? यह भी देखना होगा। और इस बीच एनडीए किस तरह खुद को जोड़कर रखेगा, यह देखना भी दिलचस्प है, क्योंकि चुनाव होने में तो अभी कम से कम 6-8 महीने का वक्त है, लेकिन सीट शेयरिंग की रस्साकशी एनडीए में अभी से ही शुरू हो गई है। वहीं नीतीश कुमार को भी अब अपनी कुर्सी बचाने की मशक्कत करनी पड़ रही है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार इस समय प्रगति यात्रा पर निकले हैं, जिसमें वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर जनता के बीच अपने नंबर बढ़वाने में लगे हैं, लेकिन पीछे से बीजेपी नीतीश कुमार की कुर्सी ही खींचने में लगी हुई है। इसके संकेत चिराग पासवान के ताजा तरीन बयान से मिलते हैं, जिसमें वो बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की बात स्वीकार कर रहे हैं और साथ ही सवाल उठा रहे हैं कि एक ही सेंटर की परीक्षा दोबारा क्यों हुई। ये परीक्षा के साथ और छात्रों के साथ अन्याय है। आइए जरा सुन लेते हैं यहाँ चिराग पासवान को क्या कुछ कहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी सारी बातें कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर चिराग पासवान ने, लेकिन वो जिस प्रकार प्रशांत किशोर के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं, उससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी आज की तारीख में भले कुछ भी कह लें, लेकिन वो नीतीश बाबू के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ यहां चिराग पासवान भी नीतीश बाबू के परेशानी का सबब इसलिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नीतीश बाबू को वो घर पे चूड़ा दही खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वहां वो नहीं मिलते। उसके बाद आप देखिए कि अब बीपीएससी के एग्जाम को लेकर के भी वो जो बातें कह रहे हैं, उस पर भी यहां कहीं ना कहीं निशाना जो है वो नीतीश कुमार पर है। सुन लीजिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ तेजस्वी, माफी चाहूंगा, चिराग पासवान। का तरीका होता है, बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्यों किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से जरूर मैं भी सहमति रखता हूं। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्जामिनेशन कराया गया और वो भी कुछ छात्रों का है, ये गलत है। दो एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्जामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को पुराने एग्जाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए, ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समझ कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूं कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार जरूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में? सर जरूर हुई है धांधली, अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता। और जिस सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफरकेट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला, कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहां पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर पहले आ जाता है जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है, तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्जाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले एक उच्च स्तरीय जांच इसकी करवाई जानी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करते हुए पुनः जितने भी बच्चे हैं उन सबको दोबारा एग्जाम करवाना चाहिए।
तो सुन रहे थे आप यहां पर चिराग पासवान को सीधा सीधा जो कह रहे हैं वो सरकार के ऊपर यानी नीतीश सरकार के ऊपर सीधा हमला है और नीतीश सरकार के साथ ही तो ये हैं यानी एनडीए में तो हैं ये चिराग पासवान। तो क्या माना जाए, चिराग पासवान उन प्रशांत किशोर के समर्थन में खड़े हुए दिख रहे हैं जो नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे थे। यानी बीजेपी की बी टीम प्रशांत किशोर ही नहीं है बल्कि चिराग पासवान भी बन चुके हैं, ये अब दिख रहा है। और दूसरी तरफ जब हम प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मानसिक इलाज की जरूरत है। आखिर क्यों कह रहे हैं यहां प्रशांत किशोर, जरा उनकी जुबानी सुन लीजिए। प्रशांत किशोर बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज प्रशांत किशोर गंगा में डुबकी लगाकर अपना अनशन तोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर सीधा हमला बोलते हैं नीतीश कुमार पे। सुन लीजिए जरा। पहली जो मैं मांग रखना चाहता हूं कि बिहार के मुखिया, चुने हुए मुखिया या व्यवस्था से अपने आप को चुनकर मुखिया बनाने वाले नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच हो और नीतीश कुमार, और इसको सीरियसली लीजिए। मैं ये मांग करता हूं कि बिहार के 13 करोड़ लोगों का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक मेंटल हेल्थ पर सरकार आधिकारिक तौर पर एक विज्ञप्ति, एक रिपोर्ट जारी करे कि क्या मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं बिहार को चलाने के लिए और बिहार के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। क्योंकि ये बहुत 2 साल से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश बाबू स्वस्थ नहीं हैं। पिछले 14 दिन के अनशन में कई माध्यमों से जो मुझे समझ में आई बात कि शायद मानसिक तौर पर नीतीश बाबू की स्थिति ये नहीं है कि कोई भी निर्णय वो स्वयं से ले पाए। तो मैं आपके माध्यम से इस आश्रम से पहली मांग रखता हूं कि यहां पर तो साफ साफ आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं यहाँ प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का साथ देते हुए अगर यहां चिराग पासवान नजर आए किसी भी मसले पे तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों मिलकर नीतीश के खिलाफ बात कर रहे हैं और नीतीश के खिलाफ बात कर रहे हैं तो एनडीए के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्या ऐसा माना जाए? इधर एनडीए में अब सीट शेयरिंग के सवाल पर भी बात उठने लगी है और जीतन राम मांझी ने दावा ठोक दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता हैं जीतन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने दावा ठोक दिया है कि उनका हक तो 40 सीटों का बनता है, लेकिन वो ले देकर 20 सीट पर मान जाएंगे और अपनी बात मनवाने के लिए मांझी गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए। नेताओं की भी मांग हो गई है कि 40 सीट मिलनी चाहिए बिहार विधानसभा चुनाव में। देखिए, मांग है, निश्चित है, हम भी करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। हमने भी कहा है कि 40 से या 20 से लेकर 40 तक हम लोग को है, सब तैयारी है। एनडीए में बैठ करके हम लोग तय करेंगे। अभी कार्यकर्ताओं का मांग उठना है तो कोई गलत नहीं है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया मानसिक रूप से बीमार और मेडिकल बुलेटिन जारी करने। मैं समझता हूं कि अपने प्रशांत किशोर तो इधर चिराग पासवान ने जिस तरह सिवान में रईस खान और अयूब खान, जिन्हें खान ब्रदर्स के रूप में जाना जाता है, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवाया है, ये भी नीतीश कुमार के खिलाफ उठाया गया कदम देखा जा रहा है। लेकिन क्योंकि नीतीश ने उन्हें अपनी पार्टी में एंट्री नहीं दी थी, आप याद कीजिए, और इन भाइयों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन अब ये एनडीए का हिस्सा रहेंगे तो बीजेपी इस पर क्या कहती है ये भी देखना होगा। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। यानी नीतीश के लिए बीजेपी के साथ साथ अब चिराग पासवान को भी साधने की मुश्किल होगी और मुश्किल उधर होगी जीतन राम मांझी को भी साधने की। हालांकि पशुपति पारस अब आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो फिर चिराग और बीजेपी दोनों की रणनीति फेल हो सकती है, क्योंकि अब बिहार में पासवान वोट बंटने का खतरा होगा। तो कुल मिलाकर इस समय बिहार की राजनीति में उथल पुथल होनी शुरू हो गई है और कल की घटनाएं कैसा मोड़ लेती हैं, इनसे आगे की तस्वीर साफ होगी।
फिलहाल तो नीतीश को बीजेपी फंसाती दिख रही है और नीतीश को फंसाने के चक्कर में बीजेपी खुद भी फंसती हुई दिख रही है। कल की बैठक के बारे में तेजस्वी यादव ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी है, क्योंकि कल आरजेडी की बैठक है और आरजेडी की बैठक, यहां जब हम नीतीश और बाकियों की बात कर रहे हैं तो कल पर अगर आते हैं तो कल दो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, पहली बात कि राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, वहां उनकी मुलाकात हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव से भी हो, तेजस्वी यादव से भी हो, देखते हैं कल क्या कुछ होता है। लेकिन इन सबके बीच तेजस्वी यादव, जिनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लालू प्रसाद यादव ने कल ही बुलाई है, यानी 18 तारीख को, वो क्या कह रहे हैं इस बैठक के बारे में सुन लीजिए। कल एग्जीक्यूटिव नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक है और ये तो रूटीन में चलता रहता है और इसमें जो है तय होंगी चीज़ें, है ना। खुला अधिवेशन का होगा और सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी, पॉलिटिकल हो, इन सब चीज़ों पर। राहुल गांधी भी आ रहे बीजेपी को। तो सुन लिया आपने, यहां पर अधिवेशन में बहुत सारी चर्चाएं होंगी, पॉलिटिकल चर्चा भी होगी। अगर पार्टी पॉलिटिकल है तो चर्चा तो पॉलिटिकल होगी ही। लेकिन दूसरी तरफ चलते हैं, थोड़ा सा बिहार से बाहर निकलते हैं, आते हैं जरा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर। मोहन भागवत के एक बयान को आपने सुना था, जिस पर राहुल गांधी ने काफी विरोध जताया था और यहां तक कहा था कि अगर मोहन भागवत किसी और देश में होते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया होता और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलता। यानी उन्होंने जो बात कही थी वो देशद्रोह के मुकदमे के लायक बात थी। बात उन्होंने ये कही थी कि भारत असल में 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब स्वतंत्र हुआ, तब आजाद हुआ। उससे पहले जो आजादी मिली वो आजादी वैसी नहीं थी जो मिलनी चाहिए थी। यानी 1947 की आजादी को मोहन भागवत ने भी खारिज कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ अब दूसरा बयान इनका काफी चर्चा में है और उसकी काफी भर्त्सना हो रही है, आलोचना हो रही है। मोहन भागवत ने प्रणब मुखर्जी से चर्चा का हवाला देकर, जो प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनसे एक चर्चा का हवाला देकर जिस तरह बयान दिया है कि दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुझसे कहा था कि अगर संघ द्वारा धर्मांतरण पर काम नहीं किया गया तो आदिवासियों का एक वर्ग राष्ट्र विरोधी हो गया होता। इस पर अब ईसाई समुदाय भागवत के बयान के साथ खड़ा हो गया है। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत की इस कथित टिप्पणी की आलोचना की है। भागवत ने सोमवार को एक कार्यक्रम में दावा किया था कि मुखर्जी ने, जी हां, मोहन भागवत ने क्या कहा था, पहले उसको दिखा देते हैं, आपके सामने रखते हैं हम। मोहन भागवत के बयान को ले आइए। और कह रहे हैं कि मुखर्जी ने राष्ट्रपति रहते हुए घर वापसी की सराहना की थी और कहा था कि अगर संघ ने धर्मांतरण पर काम नहीं किया होता तो आदिवासियों का एक वर्ग राष्ट्र विरोधी हो गया होता। ये बात मोहन भागवत कह रहे हैं, RSS प्रमुख। और देखिए, तब कह रहे हैं जब इस बात का खंडन हो या स्वीकारोक्ति हो, यानी स्वीकार किया जाए। स्वीकार करने वाला या खंडन करने वाला इस दुनिया में नहीं है। तब आप कुछ भी कह लीजिए, जो मर्जी आए सो कह लीजिए। वही तो कर रहे हैं मोहन भागवत और वही यहां दिख रहा है। लेकिन इन खबरों का CBCI ने विरोध किया है बहुत ही, और कहा है, चौंकाने वाला बताया है। संस्था ने सवाल उठाया कि मुखर्जी के जीवित रहते भागवत ने इस बारे में कुछ क्यों नहीं बोला। CBCI ने यह भी कहा है कि हम 2.3% ईसाई भारतीय नागरिक इस तरह के छलपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण प्रचार से बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ 2.3% ईसाई हैं इस देश में और ये भारतीय नागरिक होने के नाते भी इस तरह के छलपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण प्रचार से बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि घर वापसी शब्द का इस्तेमाल RSS और उससे जुड़े संगठन जो है वो मुसलमानों और ईसाइयों के हिंदू धर्म में लौटने के लिए करते हैं। यानी धर्म परिवर्तन करवाते हैं और कहते हैं वो घर वापसी है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी एरिया में ये काम बहुत किया गया था। आज से 20 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और खासकर तब जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसके बाद फिर उधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जब BJP की सरकारें आई दोनों जगह पे, तब भी इस पर खूब काम किया गया। लोगों को, आदिवासियों को वापस लाना, उनके पैर धोना और पैर धोकर जो भी मंत्रोच्चारण करना और घर वापसी का नारा देना कि अब ये लोग धर्म परिवर्तन हो गया, अब आ गए, ये मुसलमान हो या ईसाई हो, उनको हमने हिंदू बना दिया। ये करते रहे, हिंदू धर्म में लौटने की बात करते रहे। तो एक तरफ
आरएसएस और दूसरी तरफ एनडीए, इन दोनों से उपजे विवादों में किस तरह फंस रही है बीजेपी, यह आज समझना बहुत जरूरी है। और इन सब के बीच बिहार का मैदान, सियासी मैदान कैसे तैयार है और कैसे आर पार के मूड में है इंडिया, यह सब कुछ समझेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और सुनील शुक्ला जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब, बिहार से लेकर मोहन भागवत तक, दिल्ली तक, क्या कहेंगे? शुरुआत आपसे। धन्यवाद। पहले बात मोहन भागवत के बयान पर कर ले। उन्होंने जो कुछ कहा है वो प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति रहते हुए उनसे कहा होगा, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मैं ग्वालियर में जब नवभारत में संपादक था तो ग्वालियर में हम लोगों का पत्रकारों का एक संगठन हुआ करता था, ग्वालियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन। मैं 1 दशक तक उसका अध्यक्ष रहा। हमारे कार्यक्रम में, प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में तमाम लोग आए थे। एक दफा उसमें प्रणब मुखर्जी भी आए थे। ग्वालियर के गांधी रोड पर ओल्ड सर्किट हाउस है, वहां पर प्रेस से मिलिए कार्यक्रम हुआ था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि प्रणब मुखर्जी जी, मुझे डॉक्टर राकेश पाठक से तब कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का दुश्मन है, इसे किसी भी तरह से रोकना होगा। बाकायदा उन्होंने व्यक्तिगत चर्चा में मुझसे इस पर बड़ी लंबी चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि आरएसएस का भारत की मूल अवधारणा में, आइडिया ऑफ इंडिया में, लोकतंत्र में, संविधान में कतई भरोसा नहीं है, इसलिए पूरे देश को संघ के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए जी। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं राजीव। मैं तस्वीर भी थोड़ी देर बाद मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल जाए। बाकायदा उस तस्वीर में प्रणब मुखर्जी बैठे हुए हैं बीच में, पीछे ग्वालियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का बैनर लगा हुआ है। मैं अध्यक्ष था, मेरे साथी प्रफुल्ल नायक उस वक्त सचिव थे हमारे एसोसिएशन के। आप मोहन भागवत जी इसका खंडन करके दिखाएं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वे आमने सामने मुझसे विमर्श कर लें। मैं एक एक शब्द मुझे आज भी याद है। प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का दुश्मन है, भारतीयता का दुश्मन है, लोकतंत्र का दुश्मन है, संविधान का दुश्मन है, और इससे देश को बचाना जरूरी है। तो मुझे नहीं मालूम प्रणब मुखर्जी ने मोहन भागवत से कब क्या कहा, लेकिन जो मुझसे कहा मैंने आपके सामने, आप टीवी लाइव के जरिए देश के सामने रख दिया है। और मैं आज भी ऐसा मानता हूं कि वे बड़े विद्वान थे, देश और राजनीति को समझते थे, इसलिए उनके उस आकलन से कोई इनकार नहीं कर सकता। वे जो खतरा बता रहे थे वो लगातार दिखाई दे रहा है आज की तारीख जी। अब चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में हम लोग कई दिनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं और अब वो चरण आगे बढ़ता जा रहा है। एक एक पायदान बढ़ते बढ़ते ही अब वो उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां नीतीश कुमार के खिलाफ एक सज्जन कह रहे हैं कि उनके मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण होना चाहिए। ऐसी ही मांग कोई और कर सकता है? देश के और बड़े बड़े नेताओं के लिए कई और ऐसे नेता हैं जिनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर देशवासी चिंतित है, और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है राजी। अमेरिका के राष्ट्रपति के स्वास्थ्य का 6 महीने में परीक्षण होता है, बाकायदा उसके लिए रिपोर्ट तैयार होती है कि ठीक है कि नहीं। जो बाइडेन को लेकर भी माना जा रहा था कि आखिरी के सालों में वे ठीक नहीं थे, हो सकता है न रहे हो। तो एक लोकतांत्रिक पारदर्शी राष्ट्र राज्य में जिम्मेदारी के पदों पर बैठे हुए नेताओं का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है ये देश को मालूम होना चाहिए। राज्यों के मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, नेता प्रतिपक्ष हो, ऐसा अगर होने लगे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हमें कतई ऐतराज जी। अब इसमें जो दूसरा कौन है, चिराग पासवान, उन्हें परीक्षा में गड़बड़ी अब दिखने लगी है, धांधली दिखाई देने लगी। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे बिहार उस तरफ बढ़ रहा है जिसकी आशंका हम लोग कई दिनों से जता रहे। वो मौका अब आया चाहता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कब इनमें से कौन ताल ठोक दे, कब धुंधली बच जाए, या नीतीश कुमार खुद अपने पाला बदल की घोषणा कर दें, इसकी तैयारी दिखाई दे रही। जीतन राम मांझी ने भी आज एक कदम आगे बढ़ा दिया है। तो अब धीरे धीरे करके
बिहार उस कगार पर पहुंच रहा है जहां किसी दिन बड़ी खबर बन सकती है। जी राजीव। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिहार किस दिशा में जा रहा है और बिहार उस कगार पर पहुंच रहा है जहां किसी भी दिन बड़ी खबर बन सकती है। जीतन राम मांझी नाराज दिखाई देते हैं। चिराग पासवान देख लीजिए आप, बी टीम बन चुके हैं, लेकिन नीतीश पे सीधा हमला बोल रहे हैं। आप देखिए उधर एक तीसरे नेता जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और नाम है प्रशांत किशोर, और वो भी सीधा हमला, वो तो मानसिक स्थिति की जांच की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। तो ये सब मिलकर क्या नीतीश कुमार को, और इन सब को अगर देखा जाए तो सबके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सब मिलकर नीतीश पे वार क्यों कर रहे हैं, ये सवाल तो उठता है। और इसी बीच कल 18 तारीख है, 18 तारीख को कल दो महत्वपूर्ण, पटना बिल्कुल राजनीतिक सियासी तौर पर पटना काफी गर्म होगा कल, और उस पर भी निगाहें टिकी हैं। लेकिन इन सब के तार अगर जोड़ने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं यह दिखाई देता है कि नीतीश बाबू बहुत खतरे में हैं। उनका पॉलिटिकल करियर खतरे में है, यह साफ दिखा, उनकी पार्टी खतरे में है। उन सब पे बात हम करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं शकील अख्तर जी। शकील जी नमस्कार करता हूं आपको, और आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से, फिर प्रशांत टंडन जी और सुनील शुक्ला जी भी हैं, उनके पास भी आता हूं। शकील जी जरा आपसे समझना चाहता हूं, राहुल गांधी की बात जरा कर लें। अभी अभी खबर यह आ रही है कि 20 तारीख से राहुल गांधी पद यात्रा शुरू कर रहे हैं दिल्ली में। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तरह एक पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं दिल्ली में, लेकिन उससे पहले कल रात को 12:30 बजे इस कड़कड़ाती ठंड, दिल्ली में अच्छी खासी ठंड है और रात को फॉग भी हो जाता है, और उस ठंड में अचानक वो एम्स पहुंच जाते हैं। एम्स में खासकर पूर्वांचल के लोग ज्यादा हैं, आप जानते हैं बिहार के मरीज, पूर्वांचल के मरीज देश भर के आते हैं, लेकिन ऐसे ज्यादा दिखाई देते हैं। मेरा जो अनुभव कहता है उस आधार पर मैं कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। चल क्या रहा है आखिर अंदर खाने, राहुल गांधी करने क्या वाले हैं, जरा आपसे कांग्रेस सूत्रों के आधार पे कुछ खबरें तो होंगी। कल राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं, कल 18 तारीख है, और 20 तारीख से यह खबर आ रही है कि वो पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। चुनाव से पहले एक सीधी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने पेश करने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से। क्या चल रहा है जरा ये बताइए। देखिए राजीव जी, केजरीवाल के समक्ष चुनौती पेश करने की आपने बात कही, तो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से राहुल खुद प्रचार करने जा रहे हैं 20 तारीख को। केजरीवाल के सामने चुनौती नहीं, वो केजरीवाल से आमने सामने का मुकाबला ले रहे हैं। जो अभी तक कहा जाता था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रति थोड़ी सी रियायत बरत रही है, तो सीलमपुर की अपनी सभा में राहुल ने बता दिया, उन्होंने जितने कड़े हमले मोदी पे किए उतने ही कड़े हमले अरविंद केजरीवाल पर किए। और अब वो उस क्षेत्र में जा रहे हैं जो कि अरविंद केजरीवाल जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित का प्रचार करने के लिए राहुल वहां जा रहे हैं। राहुल और प्रियंका के काफी प्रोग्राम करीब करीब तय हो चुके हैं। 15 प्रोग्राम दिल्ली में दोनों देंगे, उसकी सारी रूपरेखा करीब करीब बन गई है। कल राहुल की 2 प्रोग्राम है पटना में, एक संविधान सभा के ऊपर है और दूसरा प्रोग्राम जो है कांग्रेस का जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का ऑफिस है सदाकत आश्रम, वहां पे है। उसके बाद में 2 प्रोग्राम राहुल वहां पे दे रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस जो है अपने नए कार्यालय में कोटला रोड वाले में कल पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, फर्स्ट टाइम। कल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 12 बजे सुबह, और कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक खास बात है वो ये है कि वैसे तो जयराम रमेश और पवन खेड़ा उसको करने वाले थे, लेकिन लास्ट मिनट में उसमें अजय माकन का नाम भी जोड़ा गया सेकंड मैसेज में। तो अजय माकन के वहां आने का मतलब है कि दिल्ली चुनाव पे निश्चित रूप से बात होगी। पवन खेड़ा और जयराम रमेश से कांग्रेस, नए ऑफिस, दूसरी चीजें, नेशनल इशू, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन जहां अजय माकन आ जाते हैं, खासतौर से अजय माकन भी राष्ट्रीय बातें करते हैं, लेवल के नेता हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव के समय उनका आना, इसका मतलब है कि दिल्ली चुनाव पे उनसे भी बातें होंगी। तो कांग्रेस इस समय जो है दिल्ली चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। और जो राहुल की पदयात्रा का आप जिक्र कर रहे थे, तो ये पदयात्रा का प्रोग्राम काफी पहले बना था, पोस्टपोन होता रहा, लेकिन अब ठीक समय पे देवेंद्र यादव हैं जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं,
वो काफी एक्टिव हैं, खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं वो, और उन्होंने उस प्रोग्राम को फाइनल किया है। तो वो भी वहां पे राहुल का प्रोग्राम होगा। देखिए, एक जो खास बात है इसमें यह है कि ये चुनाव अब कांग्रेस के लिए बहुत हद तक खुल गया है। अभी तक क्या था कि लोग ये मान रहे थे कि मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही होगा, लेकिन अब लोग ऐसा नहीं मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है उन्होंने सोचा नहीं था। आज का एक बड़ा घटनाक्रम यह है कि जिनका आपने पूर्वांचलियों का जिक्र किया, हम आ रहे हैं एम्स की बात पे, तो उन पूर्वांचलियों के वोटों के डर से उनके जो एक बहुत बड़े स्टार प्रवक्ता थे, जिनको स्टार के तौर पर पेश करती थी वो, कांग्रेस से जितने लोग भी बीजेपी में जाते हैं सब स्टार हो जाते हैं, शहजाद पूनावाला, उन्होंने आज माफी मांगी। जो पूर्वांचलियों के खिलाफ बहुत ही अशिष्ट अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी, जो शब्द इस्तेमाल किया था, जो सभ्य समाज में कभी लिया जाना तो दूर है, सुना भी नहीं जाता है, उसके लिए आज उन्हें माफी मांगना पड़ी। एम्स की आपने बात करी, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ी तादाद, आप बिल्कुल सही है, वहां पे पूर्वांचलियों की होती है, बिहार के और यूपी के लोगों की। और हम बता दें अपने दर्शकों को, उन्हें मालूम होगा, काफी दर्शकों को ये बात मालूम होगी कि बिहार और यूपी से आने वाले कई सांसद, इंक्लूडिंग मंत्री भी, अपने घर में इन लोगों के रुकने और ठहरने का इंतजाम करते हैं, काफी बड़ा इंतजाम करते हैं। चाहे वो अस्थायी रूप से हो, टेंट ही लगाए जाए, मगर वो सब करते हैं। पप्पू यादव ने बहुत बड़ा कर रखा था, शहनाज हुसैन जब थे मंत्री उन्होंने कर रखा था, बहुत सारे लोगों ने कर रखा था। और इसके साथ जितने भी दिल्ली के प्रमुख अस्पताल हैं, लोकनायक जयप्रकाश, ये दिल्ली गवर्नमेंट वाला, राम मनोहर लोहिया और एम्स केंद्र सरकार वाला, इनके लिए हर अस्पताल के लिए वो एक एक दो दो आदमी रखते हैं अलग से। उन आदमियों का, उस स्टाफ का काम यह होता है कि वो बिहार से दूर दराज के इलाकों से आने वाले, यूपी के दूर दराज से आने वाले लोगों को वहां पे सुविधाएं मुहैया कराए, डॉक्टर से मिलवाने की व्यवस्था करें, उनके इलाज में सहायता करें। इलाज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और राहुल ने आज ये कदम उठाया है, इसका निश्चित ही रूप से बहुत असर होगा, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं उन्हें इससे बड़ी राहत मिली है कि कोई राष्ट्रीय नेता आज हमारा हालचाल पूछने के लिए आया है। और शायद एम्स प्रशासन, केंद्र सरकार, राहुल ने दोनों जो हमले किए खुल के, कि न केंद्र सरकार देख रही है न राज्य सरकार देख रही है। राज्य सरकार के पास भी अस्पतालों की, अच्छे अस्पतालों की कमी नहीं है, स्पेशलिस्ट, लेकिन वहां पे भी यही हाल है कि कोई व्यवस्था नहीं है। पहले एक व्यवस्था हुआ करती थी, अब वो व्यवस्था काफी हद तक टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो एम्स के अंदर आने वाले लोगों को महीनों महीनों इंतजार करना पड़ता है। खुले में लोग रहते हैं और वहां पे रुकने की जो जगह थी, जो पुल के नीचे जो जगह होती है, मेट्रो के नीचे का जो इलाका होता है, पुल जो होता है उसके नीचे जगह होती है जी, वो सब बंद कर दी। वो एक बड़ी खराब बात है। सड़क पे, फुटपाथ पे खुले में सो रहे हैं, वो जो खुली जगह थी वहां पे नीचे की जगह थी वो सारी बंद कर दी हैं। पहले तमाम लोग वहां पे खाना वाना लेके आते थे, उन्हें भी रोक दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। राहुल ने रात को इसको बहुत सही ढंग से एड्रेस किया। कुछ लोगों को उन्होंने भरोसा भी दिलाया है जो विशेष रूप से गंभीर बीमार थे कि वो उनके इलाज के लिए विशेष प्रयास करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि उनके लिए कुछ कर सके। और ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए, एक व्यवस्था जो है वो अभी तक जो है दिल्ली के अस्पतालों में बन नहीं पा रही है, और यहाँ भीड़ जो है बड़ी तादाद में इसीलिए आती है। व्यवस्था अगर हो जाती है तो ये भीड़ अपने आप कम हो जाती है, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकारी अस्पताल को ही ये खत्म करना चाहते हैं। इनकी कोई दिलचस्पी सरकारी इलाज, सरकारी अस्पताल में नहीं है। ये प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को बढ़ावा दे रहे हैं। निजी क्षेत्र में आप जाइए, वहां इलाज कराइए। आप निजी क्षेत्र में कौन जा सकता है? लाखों से कम तो वहां लगते ही नहीं है, जाते ही आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं और उसके बाद पता नहीं चलता कि क्या होता है। निजी अस्पतालों के बारे में कोई लिख नहीं सकता, कोई लिखता नहीं है, लेकिन बहुत बुरी हालत है वहां। इसलिए मजबूरी में गरीब आदमी को एम्स में आना पड़ता है। और राहुल ने वहां जाके आज एक मैसेज दिया है दोनों सरकारों को, केंद्र और राज्य सरकारों को, कि देखिए आप कितनी बुरी हालत है यहाँ पे,
क्या आपका कोई मंत्री वहां गया? आप कहते बड़े बड़े दावे हैं दोनों के, केजरीवाल के भी और मोदी जी के भी, लेकिन यहाँ कोई नहीं जाता है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा इस वीडियो को देख लेते हैं। राहुल गांधी जब रात को 10:30 बजे पहुंचते हैं एम्स में, तो क्या कुछ चल रहा है वहां, क्या बातें होती हैं, जरा इस वीडियो को देख लेते हैं, एक छोटे से हिस्से को, और फिर आगे बढ़ेंगे, बिहार चलेंगे। और इधर मोहन भागवत आखिर जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आज की तारीख में प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने उनको ये बात कैसे कह दी कि जो घर वापसी आप करवा रहे थे, यानी धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, हिंदू धर्म में ला रहे थे आप अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, वो सही है। ये बात प्रणब मुखर्जी ने आखिर क्यों कह दी? हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी हवाला दे रहे थे अपने एक प्रेस से मिलिए कार्यक्रम ग्वालियर में जो इन्होंने इन लोगों ने करवाए थे। वो तस्वीर देखिए, यहां पर है नीचे। इस तस्वीर में साफ साफ एक साइड बहुत यंग एज में दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, और राइट साइड में उसी प्रेस क्लब के जो महासचिव हैं वो हैं, और बीच में प्रणब मुखर्जी बैठे हुए हैं। और जो बातें इन लोगों के बीच हुई थी वो बात वो बता चुके हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, तो उस पर भी चर्चा हम और करेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं, देख लेते हैं राहुल गांधी जो अब पदयात्रा करने वाले हैं 20 तारीख से दिल्ली में। दिल्ली चुनाव का वक्त है, उस वक्त कांग्रेस को और खंगालने की कोशिश, यहाँ की जनता को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी जब पहुंचते हैं एम्स, क्या बातें होती हैं, सुनिए। दवा की लीला जांच इसकी हो गई है और कल इसको डॉक्टर देखेंगे। महीना पूरा होने वाला है लगभग। इससे पहले भी आए थे तो बीच में घर चले गए थे, फिर आ गए हैं। नमस्कार। कब दिए? कब है ऑपरेशन? अगले महीना में। अच्छा, ये किया आपका? हाँ, ये 8 महीने का बच्चा। आप इनके साथ हो? नहीं नहीं, ये अलग है। किसका देखना तो देख रहे थे आप राहुल गांधी अपनी धुन में रहता हूं जो है वो अपनी धुन में है और अपनी बात में मगन है, और अपनी बात नहीं बल्कि जनता की बात समझने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी। एक उनका अंदाज है, और खासकर ये अंदाज भारत जोड़ो यात्रा से पैदा नहीं हुआ है, ये पहले से ही था उनका। आप जानते हैं कि नियामगिरी, फिर भट्टा परसौल, ये सारी चीज़ें राहुल गांधी के बायोडाटा में जो है वो शामिल हैं। ये सारा काम राहुल गांधी पहले कर चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो करते रहे हैं पहले भी। लेकिन अब थोड़ा सा कॉग्निजेंस ज़्यादा है राहुल गांधी के ऊपर, लोगों के नज़रें भी ज़्यादा हैं, और अब तो राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं। इन सब पे चर्चा हम बाद में और करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, ज़रा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ। एक तरफ बिहार, राहुल गांधी कल बिहार भी पहुंचने वाले हैं, इसलिए भी, और बिहार में जो चल रहा है, और इधर जो आरएसएस प्रमुख कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? वीडियो चल रहा है राजीव जी, उसकी बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले न्यूज पॉइंट पे हमने चर्चा की थी कि मैं सुबह 6 बजे गया था एक दिन एम्स, और 1 किलोमीटर लंबी लाइन इस सर्दी में देखी थी। बीमार बच्चों को लोग गोदी में लिए हुए थे, तो वो लाइन, वो लोगों से बात, वो सुबह 6 बजे की 1 किलोमीटर लंबी लाइन, और रात से लोग लाइन में लग जाते हैं। 2 दिन पहले आके लाइन में लग जाते हैं। सड़कों पे, फुटपाथ पे, वहाँ एक रेलिंग लगी हुई है, बड़ी लंबी सी बरामदा है, सड़क के किनारे फुटपाथ है, वो एम्स के अंदर की सड़क पे, वहाँ पे वो लाइन लगती है राजीव, और बहुत तकलीफ देह है। और एम्स में या दिल्ली के अस्पतालों में, खासकर एम्स में, देश भर से लोग आते हैं। तो राहुल गांधी वहां गए हैं, बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने सुने। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कई जगह कांग्रेस की भी सरकारें हैं, और कांग्रेस की सरकारें रही हैं पूर्व में भी, केंद्र में। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे ये हेल्थ को पॉलिसी के टॉप प्रायोरिटीज में लाना है, ये इन सब जगहों पे जाने से राहुल गांधी को ये तस्वीर तो मेरे ख्याल से साफ होती होगी कि उनको करना क्या है, एक बात। दूसरी बात कि प्रणब मुखर्जी पे तो देखिए डॉक्टर राकेश पाठक ने बहुत तफसील से बता दिया, डिटेल में। और प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बनने से पहले
बहुत महत्वपूर्ण पदों पे थे। और मनमोहन सिंह सरकार में मुझे याद है राजीव जी कि कम से कम 20 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के वो हेड कर रहे थे। तो एक तरीके से सरकार चला रहे थे वो। उस वक्त ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जो कि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता था कि जो जिसके फैसले कैबिनेट के फैसले के बराबर होते थे। सबसे ज्यादा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की अध्यक्षता प्रणब मुखर्जी करते थे और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी। जो गवर्नेंस का स्टाइल था वो गवर्नेंस सब खत्म हो गई है। प्रणब मुखर्जी इतने इंपॉर्टेंट पदों पर रहे थे, अगर वो ऐसी विचारधारा उनके दिमाग में होती तो वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो दशकों कैबिनेट में रहे हैं, राष्ट्रपति बनने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस में रहे हैं और कांग्रेस छोड़ी भी उन्होंने एक बार, और कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बनाई जो बाद में उसका कांग्रेस में विलय हुआ। तब भी वो जो पार्टी उन्होंने बनाई उसका कोई आरएसएस से लेना देना नहीं था। तो अगर वो आरएसएस की विचारधारा के रेश मात्र भी होते तो जो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाई थी वो पॉलिटिकल पार्टी आरएसएस से कोई ना कोई संबंध रखती, बीजेपी संबंध रखती। बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां कांग्रेस से छिटक कर बनी है जो बीजेपी के साथ या उस वक्त जनसंघ के साथ या जनता पार्टी के साथ विलय हो गया, जिनका प्रणब मुखर्जी तो नहीं किया ये काम। तो ये मोहन भागवत उनके बीच में प्रणब मुखर्जी क्या बात हुई, ये अफवाह फैलाने का तरीका है। और अगर आपको आदिवासियों के धर्म की इतनी चिंता है तो झारखंड की असेंबली ने सरना रिलीजन कोड पास किया हुआ है। आप कहिए मोदी से कि सेंसस के पहले जो जनगणना होनी है, जिसके बारे में भी तय नहीं है कि जातिवार जनगणना होगी कि जनगणना होगी कि जनगणना होगी भी कि नहीं होगी, तो जनगणना में आप आदिवासियों के सरना कोड को लागू कर दीजिए। आदिवासी तो कह रहे हैं कि हमको हिंदू धर्म में मत गिनो, आप हमारा अलग से रिलीजन कोड बनाओ आप। उन्होंने असेंबली में प्रस्ताव पास है वहां पे झारखंड की असेंबली में। बाकी राज्यों के आदिवासी समूह भी ऐसी बात कर रहे हैं। एक बात तो ये आरएसएस जो है वो केवल अफवाह फैलाने का काम करती है और कुछ नहीं, और उनको मीडिया में एक स्पेस चाहिए। दूसरी बात देखिए, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की बात है, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्या नाम है इनका, पूनावाला, शहजाद पूनावाला, इनके खिलाफ बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। वो उनके मीडिया में अभी भी जा रहे हैं प्रवक्ता के तौर पे। उनकी भाषा शैली वैसी ही है लगभग। तो खैर वो बीजेपी की समस्या बीजेपी जाने, लेकिन अगर बीजेपी वाकई गंभीर होती, आप याद कीजिए कि मणिशंकर अय्यर ने एक बात कही थी जो इस तरीके के गाली गलौज की भाषा नहीं थी, लेकिन एक शालीन टिप्पणी के तौर पर उसको नहीं लिया कांग्रेस ने, उनको सस्पेंड किया था। इतने सीनियर नेता जो आईएफएस रहे, जो मिनिस्टर रहे, जो कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े पदों पे रहे, उनको भी कांग्रेस ने सस्पेंड किया था। तो अगर बीजेपी वाकई गंभीर होती कि जिस तरीके के अभद्र टिप्पणी और गाली, मतलब वो बहुत ही अशोभनीय गाली है, उसको अगर लाइव टीवी चैनल पे कह रहा है और बड़े होशो आवाज में कह रहा है उनका प्रवक्ता, और वो आज भी प्रवक्ता है, तो बीजेपी अगर वाकई गंभीर होती तो उनके खिलाफ एक्शन लेती, उनको प्रवक्ता के लिस्ट से हटाती, उनको पार्टी से सस्पेंड करती, निकालती, कुछ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करती, लेकिन वो कहीं किया नहीं बीजेपी ने। इसका असर है लोगों में, इसका असर है, तभी बीजेपी के तमाम नेता उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। जो दिल्ली में बीजेपी जो कांग्रेस का कार्यक्रम है, जो अभी शकील जी बता रहे थे राहुल गांधी का, निश्चित तौर पे मैं शुरू से कह रहा हूं कि राजीव जी की दिल्ली का इलेक्शन त्रिकोणीय इलेक्शन है। और कल भी मैंने कहा था कि अगर कांग्रेस का
जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, अगर कांग्रेस को जितने वोट शेयर आते थे उसका एक हिस्सा भी मिल जाए, 14-15% वोट शेयर, 10% से ऊपर वोट शेयर भी आ जाए, तो भी दिल्ली में सरकार जो पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल जाएगा। और दिल्ली में जैसे 2013 में हुआ था कि एक हंग असेंबली आई थी, वो हंग असेंबली भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। जहां तक बिहार की बात है, देखिए बीजेपी और अब बीजेपी के पार्टनर्स चिराग पासवान नीतीश कुमार को डिस्क्रेडिट करने में लगे हुए हैं कि किस तरह से उनकी छवि खराब हो। चिंता की बात यह है उनके लिए कि नीतीश कुमार या जेडीयू ने पिछली बार 115 सीटें लड़ी थी, 115 में वो 45 जीत कर आए थे। इस बार वो ये भी नहीं चाहते हैं कि 115 सीटें भी इनको दी जाएं। जेडीयू की जितनी कम सीटें दी जाएंगी, बीजेपी उससे ज़्यादा पे लड़ेगी और जेडीयू की ताकत कम होगी, ताकि नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी न कर पाए। ये इसलिए ये सारा गेम हो रहा है। लेकिन दूसरा फैक्ट ये है कि पूरे एनडीए खेमे में नीतीश कुमार की पलटीबाजी पे, नीतीश कुमार की किसी बात पे हम जो भी राय रखते हों, लेकिन जो फैक्ट है वो सच्चाई ये है कि पूरे एनडीए खेमे में अगर कोई मास लेता है जिसके पास अपना कोई एक सपोर्ट बेस है बिहार के अंदर, वो नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार को आप फ्रस्ट्रेट करके, परेशान करके, कॉर्नर करके अपना ही नुकसान करेंगे। और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बीजेपी के साथ वो लड़ते हैं तो उनका नुकसान होता है, तो नीतीश कुमार फैसला करेंगे आगे आने वाले वक्त में। लेकिन अभी जो रणनीति दिखाई दे रही है वो नीतीश कुमार को कॉर्नर करने की दिखाई दे रही है कि किस तरीके से इनकी साख गिरा दो। तो इसीलिए आप देखिए कि उनके मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, उनके एग्जाम्स की बात हो रही है, पेपर लीक की बात हो रही है चिराग पासवान के द्वारा। ये सारी बातें जो इसलिए हो रही है कि नीतीश कुमार को की छवि खराब कर दो ताकि इनको 115 सीटें न दी जाए। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी सही कह रहे हैं कि 115 सीटें न दी जाएं। यहाँ उनकी छवि कैसे खराब की जाए, नीतीश कुमार को कैसे यहाँ डाउनग्रेड किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आप रख रहे थे। और इसमें अभी से ये काम जो है वो चल रहा है, किया जा रहा है। अब उसके पीछे जो भी हो, लेकिन महत्वपूर्ण है इन चीज़ों को समझना, जानना। जरा सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूँ। नीतीश बाबू की बात हम कर रहे हैं, इधर बात राहुल गांधी की भी कर रहे हैं, बात हम उधर प्रणब मुखर्जी के मुख से जो कहलवाया गया है, जो कह रहे थे अभी मोहन भागवत को आपने सुना, वो जो बात कह रहे हैं, उन सब की चर्चा हम कर रहे हैं। और इन सब में सियासी मैदान कैसे उधर बिहार का तैयार है, ये भी जरा बिहार से ही शुरुआत करें। और कल से लेकर, और अगर बिहार की बात करें तो दिल्ली में भी, दिल्ली चुनाव में बिहार का, पूर्वांचल का काफ़ी असर रहता है। क्या उस कारण से भी बिहार और पटना एपी सेंटर बना हुआ है इन दिनों, ये माना जाए? नीतीश कुमार को कमजोर करने या एक कमजोर नीतीश कुमार के रूप में स्वीकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने प्रयासों को छोड़ा नहीं है। अब पिछला विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए, चिराग पासवान साहब प्रधानमंत्री का, मोदी जी का हनुमान बता रहे थे अपने आप को, और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कमजोर करना, सत्ता से बाहर रखना उनका लक्ष्य है। क्या बीजेपी ने, क्या प्रधानमंत्री जी ने, क्या जेपी नड्डा साहब, किसी व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया कि नहीं जेडीयू एनडीए का पार्ट है और आप इस तरह की बात नहीं कर सकते? कभी नहीं बोला। अब आगे चलकर के, और चिराग पासवान ने कभी भी अपने इस मंतव्य को व्यक्त करने में कोताही नहीं बरती। वो आज भी इस तरह की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट और नीतीश कुमार की वजह से बिहार कमजोर हुआ है। वो लगातार कहते रहे। वो एनडीए के पार्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। आप यह भूमिका, इसी भूमिका के साथ साथ पीके साहब आ गए हैं, प्रशांत किशोर जी आ गए हैं।
वो भी नीतीश कुमार पे सवाल पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयानों से न तो किनारा किया, न उसकी उनके बयानों की आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी के वो प्रशंसक रहे हैं। ये आरोप लगते रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी को जो संसाधन मुहैया कराया जाता है, जो संसाधन उनके पास हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरह मुहैया कराए जाते हैं। तो कमजोर नीतीश कुमार ये तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और क्या नीतीश कुमार को कमजोर किए बगैर तो ये घटना आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी बात कहती रही है कि उसको बिहार में अपनी सरकार बनानी है, अपने बूते सरकार बनानी है, अपना मुख्यमंत्री बनाना है। तो मजबूत मुख्यमंत्री मजबूत नीतीश कुमार के रहते तो ये संभव नहीं है। अगर इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए भी उसको नीतीश कुमार को कमजोर करना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक मंतव्य को कभी छिपाया नहीं, और उस मंतव्य को हासिल करने के जो उसके तरीके होते थे उसको भी कभी छिपाया नहीं जी। अब नीतीश कुमार जी समझे कि वो अपनी ताकत अपने बल पर बटोरे रख सकते हैं क्या? जिन सामाजिक न्याय की राजनीति करके वह ताकतवर होते रहे, राजनीतिक अपनी समृद्धि वो बढ़ाते रहे, वह एक ऐसे दल के साथ रह करके वह उनकी राजनीतिक ताकत बनी रहेगी जो हिंदुत्व की राजनीति करता है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति करता है। सवाल तो यह है कि बिहार एक कमजोर नीतीश कुमार चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर के उठाए जा रहे किसी भी सवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी आपत्ति व्यक्त नहीं की। कभी उसने इस तरह के आरोपों का और इस तरह के आरोप लगाने वाले लोगों को कभी उसने निशाने पर नहीं लिया, वो शांत रही है। तो जब पिछले 5 साल से यह क्रम चल रहा है तो यह क्रम आज अचानक रुक क्यों जाएगा? दूसरी चीज यह है कि एक जो राजनीतिक समूह या समर्थक वर्ग नीतीश कुमार ने तैयार किया है, वह समूह अब नीतीश कुमार के साथ रह पाएगा या इसको लेकर के संदेह है, इसमें बहस की जानी चाहिए। एक तो सुशासन बाबू के नाम पर जो उन्होंने एक वर्ग तैयार किया, उसको लेकर के संदेह है। जो उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता गिरी है, इसके कारण से एक समर्थक वर्ग उनसे छिटका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो पिछड़ों में और दलितों में उन्होंने सेध लगाई थी, वह उनके मतदाता वर्ग उनके साथ रह पाएगा, इसमें भी संदेह है। क्योंकि सामाजिक न्याय की राजनीति इन्होंने तो जाति जनगणना करा ली, लेकिन जाति जनगणना के बाद के जो की गतिविधियां थी, दोबारा से इनके एनडीए में वापस जाने के बाद वो सब के सब ठप है, उसमें कोई चर्चा भी नहीं होती। तो उस जाति जनगणना करके पिछड़ों की राजनीति में, सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति में या सामाजिक न्याय की राजनीति में जो उन्होंने दखल देने की कोशिश की थी, वो तो उनके हाथ से निकल गया। अब तो वो ताकतें महत्वपूर्ण हैं जो अभी भी जाति जनगणना के नाम पर कायम है, वो अभी भी सामाजिक सशक्तिकरण की बात कर रही हैं। और इन ताकतों के साथ दूरी बना करके नीतीश कुमार उन वर्गों का समर्थन उनको मिलता रहेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब बात आपने की दिल्ली की। दिल्ली की स्थिति क्यों ऐसी है? दिल्ली मैं निजी तौर पे मानता हूं कि शहजाद पूनावाला साहब ने जो बयान दिया है पूर्वांचलियों को लेकर के, वह स्लिप ऑफ टंग नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। उन वर्गों को प्रभावित करने के लिए, उन वर्गों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए जो पूर्वांचल के लोगों के बढ़ती ताकत से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। दिल्ली में किसकी राजनीति रही है? आप याद कीजिए, या तो सिख समुदाय की रही है या पंजाबियों की रही है। इसके अलावा तो कभी किसी की राजनीति चली नहीं वहां। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लोग, झारखंड के लोग और बिहार के लोग, इनकी बड़ी ताकत बढ़ी है वहां। वो राजनीतिक रूप से ही मजबूत हुए हैं, राजनीतिक नेतृत्व उनके हाथ में आया। आप पहले किसी एक नेता का नाम ले लीजिए, चाहे सब के सब लोग या तो पंजाबी समुदाय के थे या सिख समुदाय के थे, चाहे मदन लाल खुराना साहब रहे हों, चाहे जगदीश मुखी जी रहे हों, चाहे
बस किसी एक का नाम नहीं जो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का नेता रहा। बाद में के दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग आए, महाबल मिश्रा एक बड़े प्रतिष्ठित नेता हुए कांग्रेस के, जिन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम पर, बिहार के समर्थन के नाम पर एक बड़ी राजनीति की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए 2-2 बार। या बीजेपी ने जो बयान दिया यह उन लोगों को आकर्षित करने की कोशिश है जिनके बीच में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोगों की बढ़ती ताकत से अपने अंदर एक राजनीतिक बेचैनी है, वह बीजेपी की तरफ उनको लाना चाहते हैं। लेकिन मनोज तिवारी जैसे लोगों का जो बयान है वो भी महत्वपूर्ण है कि अगर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की, पूर्वांचल के लोगों की अगर आप कहिए भारतीय जनता पार्टी से दूरी बढ़ती है तो सबसे पहले तो लोगों की राजनीति प्रभावित होगी। मनोज तिवारी जैसे लोगों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में क्यों महत्वपूर्ण है? वो क्यों प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए? कि पूर्वांचल के लोगों का समर्थन हासिल किया जा सके, वो तो नहीं हुआ। इसलिए उस बयान को मैं शहजाद पूनावाला साहब के बयान को मैं एक यूं ही दिया गया बयान मैं नहीं मानता। मैं वही मानता हूं कि ये सोचा समझा बयान है, लेकिन इसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि पूर्वांचल के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के इस बयान को लेकर के नाराजगी है, या इस तरह का बयान देकर के आप उस वर्ग के लोगों का समर्थन हासिल नहीं कर सकते। और कई कम से कम दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जिनमें पूर्वांचल के लोगों का दबदबा है, जो राजनीतिक रूप से निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो ये इस बयान का भी असर पड़ेगा और मुझे लगता है कि इसका लाभ कांग्रेस को मिलना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर के भी लोगों के मन में बेचैनी है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को लोग अलग करके नहीं देख पा रहे हैं। दोनों आम आदमी पार्टी की भाषा, शैली, मुद्दे, वक्तव्य, एजेंडा भारतीय जनता पार्टी से बहुत अलग नहीं है। यह एक बड़े वर्ग में यह विचारणीय विषय है कि क्या आम आदमी पार्टी का मजबूत होना भारतीय जनता पार्टी का कमजोर होना है? क्या वैचारिक स्तर पे आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को चुनौती दे पा रही है? इसमें कोई दोहरा नहीं है कि आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है। मैं भी मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना में वो आगे है, लेकिन कांग्रेस एकदम सिरे से खारिज कर दी गई है ऐसा नहीं है। एमसीडी का चुनाव अगर कोई संकेत माना जाए, और एमसीडी का चुनाव हुए बहुत दिन नहीं हुआ, जिसमें 15 साल से सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई एमसीडी के इलेक्शन में। एमसीडी के चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 एमसीडी होती थी उसको उन्होंने 1 कर दिया। उस चुनाव में कांग्रेस का जो मत प्रतिशत है वो बढ़ा है। एक समर्थक वर्ग है, एक समर्थक वर्ग तैयार किया है जो कांग्रेस के साथ आया जी। और यह जो वर्ग आया है वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को वोट देता रहा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बहुसंख्यकवाद की राजनीति शुरू की, अल्पसंख्यकों के मुद्दों पे मौन रहना शुरू कर दिया, दलितों या पिछड़ों की राजनीति के प्रति भी वह निष्क्रिय दिखाई पड़ी, बहुसंख्यक के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता चला गया, उसने लोगों को निराश किया। गवर्नेंस चाहने वाले लोग, सांप्रदायिकता की राजनीति से दूरी बनाने वाले लोग, ध्रुवीकरण की राजनीति से असहमत लोग, ये अब आम आदमी पार्टी को लेकर भी उनके मन में नाराजगी और बेचैनी है। तो ये जो पूर्वांचलियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बयान है, मुझे इसकी राजनीतिक कीमत तो बीजेपी को चुकानी पड़ेगी। यह सामान्य मुद्दा नहीं है। चुनाव के बढ़ने के साथ साथ यह मुद्दा और भी गर्म होगा। और आज जो जिस तरीके का लेकर के आई है अपना संकल्प पत्र बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि वह बहुत ज्यादा कोई असर डाल पाएगी। जी बिल्कुल। संकल्प पत्र अभी आज ही बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र जो भी नाम दें उसको लॉन्च किया है यहाँ दिल्ली चुनाव से पहले। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी जो अभी चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल सरकार जो चला रही है उसको कंटिन्यू रखने का वादा भी है उसमें। यानी जो अभी चल रहा है, जो हो रहा है वो ठीक है, ये बीजेपी मानती है। खैर, लेकिन उसके अलावा जरा चलना चाहते हैं उधर पटना। और डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या लगता है आपको, बिहार के जो बातें हम लोग कर रहे हैं, लगातार हम लोग कर ही रहे हैं बात, आप भी अपने पहले उसमें वक्तव्य में कर रहे थे, ज़रा और उसको एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं। नीतीश बाबू को कैसे फंसाया जा रहा है?
जरा इस पे बात करते हैं। और माफ़ी चाहूँगा, जिसमें चिराग पासवान भी हैं, जिसमें हम अब प्रशांत किशोर एक नए नवेले हैं, उनको भी देख रहे हैं, कुछ और लोग आ जाएंगे। ये भी मानिए कि उस समय तक असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में 5 सीटें लेके आए थे विधानसभा की, सीमांचल की सीटें, जिससे बीजेपी की सरकार बन गई थी, एनडीए की सरकार बनी थी वहाँ पे। ये सब कुछ है, कैसे यहाँ पे आखिर गेम प्लान क्या चल रहा है, ज़रा आपका नज़रिया इस पे। गेम प्लान बहुत स्पष्ट है, जैसा कि बीजेपी हमेशा से करती आई है, यूज एंड थ्रो। व्यक्ति जब तक पार्टी के लिए मार्केट बैठ रहा है, उसके लिए फायदेमंद है, तब तक उसका इस्तेमाल करो और उसके बाद उस थ्रो कर दो, उसको गिरा कर। अब नीतीश कुमार की वही नौबत आने वाली है। अब नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बहुत उपयोगी नहीं बचे, इसीलिए बीजेपी की बी टीम के प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य के परीक्षण की बात कर रहे हैं। वो तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं, प्रकारांतर से अगर कहा जाए कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ है। हो सकता है बहुत सारी चीजें पिछले दिनों ऐसी हुई हैं जो असहज व्यवहार को दिखाने वाली। तो अब भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान और उनके बाकी सब संगी साथी किसी तरह देश और बिहार के लोगों के मानस में ये बैठाना चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार किसी काम लायक नहीं, वे अगले वर्षों में मुख्यमंत्री के लायक नहीं रहे। न वे ठीक से परीक्षाएं करा पाते हैं, न कानून व्यवस्था की स्थिति संभाल पा रहे हैं, और न वे सदन में भी ठीक से तेजस्वी यादव या विपक्ष का सामना कर पाते। तो अब भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पर काम कर रही है कि या तो नीतीश कुमार को इतना प्रताड़ित कर दो, इतना उपेक्षित कर दो अपनी बी टीम के जरिए, या राष्ट्रीय नेतृत्व के बाद के दूसरी, तीसरी, चौथी पायदान के पार्टी के नेताओं के जरिए उन्हें इतना ह्यूमिलिएट कर दिया जाए कि वे खुद चल पड़े, विदा हो जाए, या बीजेपी अपनी तरफ से उनका हाथ छोड़। कुछ दिनों पहले हमने एक दृश्य दिखाया था, वो जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किस तरह नीतीश कुमार को बात करने से रोका। ऐसा आपने और किसी राज्य में नहीं देखा होगा कि मुख्यमंत्री अगर मीडिया से या किसी से भी बात करता हो और उप मुख्यमंत्री उसे रोक कर चलने के लिए कहते चलो चलो हो गई बातचीत, और यानी मॉनिटर की भूमिका में डिप्टी सीएम दिखाई दे रहे। तो मेरा अनुमान यह है कि बिहार में जो तारीख बताई गई थी, अनुमानित थी 14 से 19 जनवरी, तो अब 19 तारीख भी आई जा रही है। उसके बाद ये गतिविधियां और तेज होंगी। सवाल यह है कि इसकी घोषणा पटना से होगी या दिल्ली से होगी। ये अंतर अभी बना हुआ है कि कब कौन पहल करेगा, कब कौन पहले टेक हैंड करके विदा होगा, और उसके बाद चुनाव में जाने की तैयारी शुरू होगी। दिल्ली की हम लोग बात कर रहे थे, एम्स की प्रशांत जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें भी हैं। संयोग से मैंने 5 साल एम्स दिल्ली को बहुत करीब से देखा है। ये लाइनें प्रशांत जी उस दौर में भी लगती थी जब यूपीए की सरकार। राहुल गांधी देश की असली समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वे अपने भविष्य के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कामगारों की दशा है, काम के घंटे हैं, मजदूर हैं, सब्जी वाले हैं, मंडी में काम करने वाले हम्माल, यानी समाज का जो बहुत बड़ा हिस्सा काम करने वाला है, आम जनता है, उसकी दुख तकलीफों को जानने की कोशिश कर रहे। बिल्कुल प्रशांत जी ने सही कहा कि इसका निराकरण कैसे करें, इन समस्याओं को दूर कैसे करें। करने के लिए वे एक मॉडल पेश कर सकते हैं तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, जहां उनकी सरकार है। तो हो सकता है कि राहुल गांधी इस तरह से जमीनी हकीकतों को देखकर फिर अपनी राज्य सरकारों से कुछ कहे कि इसमें अमल में लाए जाए। वहां ये कतारें रात को 3:30-4 बजे से ओपीडी की लाइन लग जाती है। लोग अपना कागज पत्थर लेकर, फाइल लेकर ओपीडी की 3 बजे, 3:30 बजे से लाइनें लगाने लगती। इनका निदान 2 तरीके से हो सकता है। स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाई जाए, ज्यादा एम्स बने, ज्यादा अस्पताल बने। तो राहुल गांधी अभी साबित करेंगे, अगर उन्हें अवसर मिला तो उसके लिए वे तैयारी कर ले। अंतिम बात यह
कि हम लोग बीजेपी के संकल्प पत्र की बात कर रहे थे, जो पार्टी का मैनिफेस्टो है या घोषणा पत्र है चुनाव का। नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लेकर आम सभाओं में इस तरह की लोक हितकारी चीजों को रेवड़ियां कहते। उनकी अपनी पार्टी जब दिल्ली में चुनाव में उतर रही है तो वे बुजुर्गों को 3,000 रुपए कोई अनुदान या पेंशन जैसी देना चाहते हैं, सिलेंडर 500 रुपए में दे रहे हैं, और भी न जाने क्या क्या। अब नरेंद्र मोदी से कोई नहीं पूछ सकता कि ये रेवड़ी कहलाएगी या नहीं। और इसमें जो घोषणाएं की गई हैं, ऐसी घोषणाएं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, जैसे गैस सिलेंडर की बात, कोई उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों से पूछता नहीं, लाखों लोगों से, आपको 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान में। होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं, मिला कि नहीं आज तक, और जनता भी नहीं पूछती। जनता पलट कर नहीं पूछती बीजेपी के नेताओं से कि आपने चुनाव में वादा किया था, आपको तो सिलेंडर फ्री वाला मिला ही नहीं, 500 वाला भी नहीं मिला। मध्य प्रदेश में भी कोई नहीं पूछ रहा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कोई नहीं पूछ रहा। हो सकता है दिल्ली के लोग सौभाग्यशाली हों, उन्हें मिल जाएगी। तब ये आगे चलकर जनता के ऊपर। जी बिल्कुल, आगे चल के जनता के ऊपर है। ऐसे सिलेंडर पे सब्सिडी है 500 रुपये की, सिलेंडर 500 रुपये में नहीं, सब्सिडी, यानी अगर 1500 रुपये सिलेंडर की कीमत हो जाए तो 1000 रुपये में आपको देंगे। आज भी 1200 रुपये के लगभग सिलेंडर है और उसमें 500 रुपये सब्सिडी के बाद आप 700 रुपये में खरीदेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो 500 रुपये में देगी। दोनों में फ़र्क देखिए, ये फ़र्क है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, क्या लगता है, जब बिहार की हम बात थोड़ी सी कर रहे हैं और दिल्ली की बात तो लगातार करेंगे ही, बिहार के जो भी चल रहा है बिहार में, एक लग रहा है क्या आउटलाइन आप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए तो लगता है क्या कि यहाँ नीतीश कुमार को घेरने की ज़बरदस्त साजिश रची जा रही है? साजिश वर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाती लक्षण दिखाई दे रहे हैं राजीव जी, पहली बात। दूसरी बात है कि बिहार सामाजिक न्याय की राजनीति का गढ़ है। वहीं पे मंडल की यात्रा के समय मंदिर उनको रोका गया, आडवाणी जी को, जब वो मंदिर की राम मंदिर के निर्माण के लिए जा रहे थे, और उस वक्त ही मंडल कमीशन लागू हुआ था। तो मंडल कमीशन के विरोध में जो आडवाणी जी निकले हुए थे रथ यात्रा लेके, वो रोकी बिहार में गई थी। बिहार सामाजिक न्याय की राजनीति का एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, वहीं से बहुत सारे विचार पैदा होते हैं। सामाजिक न्याय की राजनीति सबसे प्रभावशाली ढंग से अगर कहीं है तो बिहार में है, और वहाँ पे राहुल गांधी कल वहाँ जा रहे हैं, और वो भी सामाजिक न्याय के ही बड़े मुद्दे पर जा रहे हैं, संविधान और सामाजिक न्याय के बड़े मुद्दे पर जा रहे हैं। जातिवाद जनगणना राष्ट्रीय स्तर पे हो, उसकी मांग की बात रखेंगे। वो जातिवाद सर्वे नीतीश कुमार ने कराया, उसमें जो फिगर्स निकल कर आई, वो फिगर्स, वो अनुपात जनसंख्या का निश्चित तौर पे इशारा कर रहा था कि जो आरक्षण की सीमा है उसको बढ़ाया जाए। तेजस्वी यादव इसको बार बार कहते हैं, राहुल गांधी तो लगातार कह ही रहे हैं कि 50% की सीमा हम हटा देंगे। लेकिन अगर नीतीश कुमार कल कोई अपने कैबिनेट में ऐसा फैसला कर ले या कोई एक नोटिफिकेशन निकाल दे आरक्षण की सीमा को जो जातिवाद सर्वे उन्होंने कराया था उसके आसपास रखने का, बीजेपी समर्थन वापस ले लेगी, नीतीश कुमार की सरकार उसी वक्त गिरा देगी। ये इस दुविधा में नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार के पास ये एक ट्रम्प कार्ड भी है जो इस मुद्दे को उठाकर वो जनता के बीच में जा सकते हैं। ये इस बात में कोई शक नहीं है कि धीमे धीमे बीजेपी नीतीश कुमार को उनका राजनीतिक कद छोटा करने में लगी हुई है। प्रशांत किशोर भी जो बात कह रहा है वो भी बीजेपी के ही को मदद करने के लिए कह रहे हैं कि इस तरीके का हमला, व्यक्तिगत हमला, कि मानसिक स्वास्थ्य की उनकी जांच की जानी चाहिए।
इस तरीके का गंभीर हमला बीजेपी ने उनसे करवाया है, ऐसा लगता है, क्योंकि उनके करीबी संबंध रहे और वो नरेंद्र मोदी के कैंपेन मैनेजर थे। कैंपेन के पूरा 2014 कैंपेन वो चला रहे थे। तो और उसके बाद भी प्रशांत किशोर कई टीवी चैनलों पर इंटरव्यू में दौरान ये कह चुके हैं कि उनकी नरेंद्र मोदी से अभी भी बात और मुलाकात होती है। तो निश्चित तौर पर वो एक एजेंडा तो वहाँ पे रोल एक प्ले कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में उनका क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत खुलेआम उन्होंने जातिवाद जनगणना का विरोध किया है। उन्होंने जातिवाद सर्वे जो नीतीश कुमार ने कराया उसका भी विरोध किया है। तो आरक्षण का विरोध करके, जातिवाद जनगणना का विरोध करके बिहार में राजनीति कर पाएंगे, ये तो प्रशांत किशोर कोई अपना डेटा मैनेजमेंट से पॉलिटिक्स नहीं होती है। पॉलिटिक्स डेटा मैनेजमेंट से बहुत आगे की चीज है। तो लगता ऐसा है कि बिहार में एक कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार को किस तरीके से डाउन साइज किया जाए, उनको उतनी सीटें न दी जाए या उनका प्रभाव कम किया जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इसमें अभी कामयाबी मिलेगी बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा शकील अख्तर जी, आप कैसे देखते हैं खासकर बिहार की अगर सेंट्रलाइज्ड अगर वहां की राजनीति की बात की जाए तो? जी पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी। तो एक ताज़ा अपडेट हम बता दें आपको। अभी दिल्ली के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो पटना में गए थे और नीतीश जी से मिलकर आए, और उसके बाद उन्होंने यहाँ आके बड़े दुख से इस बात को बताया कि ये बात सही है, नीतीश जी अब भूलने लगे हैं, नीतीश जी की बातों में अब तारतम्य नहीं रहा है। इसका मतलब कि ये जो खबरें चल रही हैं पटना से लेकर दिल्ली तक वो सही है। दूसरी बात, नीतीश के हाथ से शक्ति जो है वहां बीजेपी भी लगातार छीन रही है और उनकी पार्टी के लोगों ने भी छीन ली है। वहां 3 या 4 लोग हैं नीतीश के आसपास के, नीतीश की पार्टी के, जो नीतीश को पूरी तरह मैनेज कर रहे हैं। एक अशोक चौधरी हैं जो कांग्रेस से गए थे, वहां पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। दूसरे संजय झा हैं, वो बीजेपी से गए थे, वो है। एक ललन सिंह है। ये सारे लोग जो हैं वहाँ जो पटना के जानकार पत्रकार हैं, पटना के जो जानकार लोग हैं और दिल्ली के जो लोग अब जाने लगे हैं पत्रकार वहाँ बिहार का चुनाव देखते हुए, जिनका इंटरेस्ट हमेशा से बिहार के चुनाव में रहा है, वो बता रहे हैं कि अब सारे फैसले यही लोग ले रहे हैं और इन लोगों के जो फैसले हैं वो सारे बीजेपी के समर्थन में हैं। तो ये जो है स्थिति नीतीश कुमार के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन एक बात और कही जा रही है, अभी जैसा प्रशांत जी ने कहा, जाति गणना उनके हाथ में एक पत्ता है पत्ता, लेकिन एक तुरुप का पत्ता भी है उनके पास, बहुत बड़ा, जिसे तुरुप का इक्का कहते हैं, भूमि सुधार का, लैंड रिफॉर्म का। इसके लिए नीतीश कुमार ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट रखी हुई है। अभी प्रशांत जी ने कहा कि अगर वो जाति गणना करा ले तो बीजेपी साथ छोड़ देगी, बिल्कुल छोड़ देगी। और अगर नीतीश कुमार लैंड रिफॉर्म की घोषणा कर दे तो बीजेपी केवल साथ ही नहीं छोड़ेगी, उन्हें मारने भी दौड़ेगी। तो स्थिति जो है बिहार की बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मुखिया है राज्य का, चीफ मिनिस्टर है, उसके हाथ में अब बहुत ज्यादा चीजें रही नहीं है। उनके आसपास के लोग किस तरह से बिहेव करेंगे, क्या करेंगे। लालू जी ने जो कहा वो इसीलिए कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें भरमा रहे हैं तो मुझसे बात करो, मैं तुम्हें सही रास्ता बताऊंगा। और इसीलिए जो है आरजेडी के लोग उनसे मिले भी हैं, उनसे बात भी करी है और स्थिति आज ये वहां पे बड़ी क्लियर हो गई है कि नीतीश कुमार चाहे जो फैसला करे, फैसला करने की स्थिति में हो या नहीं हो, मगर नीतीश का एपिसोड 2025 में खत्म होने वाला है। न केवल बिहार की राजनीति से बल्कि देश की राजनीति से। एक ऑप्शन उनको दिया जा रहा है, शायद वो हो जाए
उन्हें कहीं राज्यपाल बना के बाकी कुछ दिनों के लिए भेज दिया जाएगा, ताकि एक सम्मानजनक, जिसे कहते हैं, रास्ता निकालने की, हालांकि वो सम्मानजनक नहीं होगा नीतीश के लिए, क्योंकि वो पीएम मटेरियल अपने आप को समझते थे और ये कहा भी जाता था कि अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ रहते तो यहाँ पे वो बन भी सकते थे। हमने जैसे कि आपको बताया है कि 2009 के चुनाव के पहले जब ये बीजेपी के साथ थे तब राहुल गांधी ने इनकी तारीफ करी थी अप्रत्याशित रूप से। तो नीतीश कुमार ने अपने सारे मौके खोए हैं। वो जिसे राजस्थान की एक कहावत है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खोना, तो वो इन पे भी लागू होती है। दूसरी बात जो है, हम प्रणब मुखर्जी पे भी कह दें, वो बड़ी जरूरी है, उस पर ही बात हो रही थी। देखिए, प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, यह आज कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन भागवत को यह पूरा अधिकार है कि वो प्रणब मुखर्जी के बिहाफ पे कुछ भी कहें। क्यों? क्योंकि प्रणब मुखर्जी उनके पास गए थे, बिना कारण वहां पे जाके उन्होंने आरएसएस की तारीफ की थी, तो इसलिए भागवत जी को यह पूरा अधिकार है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस में कोई बहुत वफादार आदमी माने जाते हो। हमने शायद यहां पहले भी बताया है, लिखा तो है ही, हमने बहुत पहले लिखा है, उस टाइम के अखबार में देखा जा सकता है। 2012 का राष्ट्रपति चुनाव, 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में सेंट्रल हॉल में, जो अब रहा नहीं है, खत्म कर दिया, पुरानी संसद में, वहां अरुण जेटली ने हमसे कहा था, राष्ट्रपति चुनाव की बातें हो रही थी, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, रोज बातें होती थी किसका उम्मीदवार क्या होगा, बहुत सारी जो रोज रिपोर्टर्स को चाहिए होती हैं खबरें जिनके लिए। तो अरुण जेटली ने कहा कि हम तो अपना बना नहीं सकते, हमारे पास तो नंबर है नहीं है, लेकिन एक बात इंश्योर जरूर करेंगे हम कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो नॉन सोनियाइट हो। हमने ये लिखा था, और वो नॉन सोनियाइट कौन होगा? प्रणब मुखर्जी। अंबानी ने उनका समर्थन किया था, शिवसेना ने उनका समर्थन किया था, कांग्रेस ने उनसे कहा था कि हम लोग जीत रहे हैं, हमारे पास नंबर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शिवसेना से उस वक्त समर्थन लिया था जब शिवसेना कांग्रेस के विरोध में थी। तो अरुण जेटली ने उस टाइम बता दिया था कि नॉन सोनियाइट, तो नॉन सोनियाइट वो शुरू से थे। प्रधानमंत्री पद के लिए जैसी उन्होंने जिद की, जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। ये कांग्रेस पार्टी का फैसला होता है, किसी पार्टी का होता है, बीजेपी का होता है कि वो अपना नेता किसे चुने, किसे मौका दे। मनमोहन सिंह को चुना था कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने, और वो उन्होंने काम अच्छा किया। मनमोहन सिंह कोई ऐसे नेता थे नहीं, अभी उनकी मृत्यु के बाद तो उनका कद अचानक और बहुत ज्यादा बढ़ गया, और प्रणब मुखर्जी का कद उनकी मृत्यु के बाद लगातार गिरता चला जा रहा है। लगातार कभी उनकी बेटी कुछ कह देती है, कभी मोहन भागवत कुछ कह देते हैं। तो वो जो है संदेह के घेरे में शुरू से भी थे और आज भी हैं वो, इसलिए उनके बारे में कोई क्या कहता है अब इसका कोई महत्व नहीं है। तीसरी बात, दिल्ली के चुनाव की आपने बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट, और राहुल गांधी की बात करी। देखिए, राहुल गांधी जो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं दिल्ली की, उसमें दो चीजें बहुत मुख्य है। पहली एक ये है कि वो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से कर रहे हैं जहां से अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल से सीधे और साफ कि भाई साहब मैं आ गया हूं। जो ये खबर आप फैला रहे हो, दूसरे लोग फैला रहे हैं कि मैं रियायत दे रहा हूं आपको, वो कुछ नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह आपसे मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी खास बात, राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर से यात्रा शुरू करेंगे। वाल्मीकि मंदिर वो जगह है जहां महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे, करीब करीब 7 महीने वहां रहे। वहां पे एक बापू निवास है वाल्मीकि मंदिर के अंदर ही। राहुल वहां गए हैं, प्रियंका भी वहां गई है। वहां उनका टेबल, गद्दा, चश्मा, वो सब रखा हुआ है। और नेहरू, पटेल, जिन्ना, ये सारे नेता जो है वहां गांधी जी से मिलने आया करते थे। तो ये वाल्मीकि मंदिर जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करीब 3 महीने पहले वाल्मीकि जयंती थी, अक्टूबर में, तब राहुल वहां गए थे और काफी लंबा समय उन्होंने वहां पे जो है बिताया था वाल्मीकि मंदिर में, और बापू निवास में भी। उसका नाम बापू निवास रखा है जहां बापू रुकते थे, उस कमरे का। वहां काफी देर रुके और राहुल ने उसके बाद कहा था कि मुझे वहां प्रेरणा मिली है। तो राहुल
कि ये जो पदयात्रा होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। दिल्ली में राहुल पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमने सीलमपुर की उनकी पहली चुनावी सभा से देख लिया कि उन्होंने कितना कड़ा हमला जो है अरविंद केजरीवाल पे किया, मोदी पे किया। वो किसी को भी बख्शने के मूड में अब नहीं है। और दिल्ली के अंदर जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इसकी लड़ाई में जो बात बार बार कही जाती है कि साहब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस नुकसान कर देगी, कांग्रेस अगर नुकसान करेगी तो दोनों को करेगी। उसका एक वोट का हिस्सा जो है बीजेपी के पास भी काफी गया हुआ है, वो भी वहां से वापस लौटेगा। वो हिस्सा इसलिए गया था कि कांग्रेस उसको 2020 के चुनाव में लड़ती हुई नहीं दिख रही थी। वो लड़ाई वापस आई है। और लास्ट बात कि ये पूरा चुनाव जो है शीला दीक्षित सेंट्रिक हो गया है। केंद्र में शीला दीक्षित है। अब बीजेपी उनका विरोध नहीं कर सकती है, आम आदमी पार्टी उनका विरोध नहीं कर सकती है। संदीप दीक्षित तो उनके नाम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस उनके नाम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये दिल्ली की जनता को देखना है कि उसे शीला दीक्षित के किए गए काम याद है या वो भूल गई है। 10 साल के अंदर, 11 साल हो रहे हैं करीब, 11 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने दिल्ली में क्या किया? 10.5 साल प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, देश के केंद्र शासित प्रदेश है, उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ बिहार से लेकर दिल्ली तक आप तमाम बातें, पॉलिटिकल जो बातें हैं, उसको हर सिनेरियो को आप यहाँ सामने रख रहे थे। ज़रा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं अगर बिहार की बात की जाए या इधर दिल्ली की बात, खासकर दिल्ली पर थोड़ी सी, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूँ। देखिए, दिल्ली में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अगर जिस तरीके से उसका प्रचार पिकअप कर रहा हो, जो शक्ति जी ने कहा, इस बात को भी शुरू से हम कह रहे थे कि देखिए दिल्ली में शीला दीक्षित की आलोचना इस वक्त मुश्किल कितनी है कि बीजेपी भी नहीं कर सकती, आम आदमी पार्टी भी नहीं कर सकती। ये वही आम आदमी पार्टी जो शीला दीक्षित का विरोध करके चुनाव जीती, सत्ता में आई, लेकिन आज स्थिति ये है कि शीला दीक्षित का विरोध वो भी नहीं कर सकती। अगर आप दिल्ली की सड़कों पर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि शीला दीक्षित के काम को लोग आज भी याद रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात राजीव जी आज की तारीख में ये है कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो आया, या जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के आ रहे हैं, वो इंडिविजुअल, जिसको खुद मोदी जी कह चुके रेवड़ी, वो इंडिविजुअल बेनिफिट्स के आ रहे हैं कि आपको इतना सिलेंडर देंगे, इतना पेंशन देंगे, इतनी ये बातें देंगे। दिल्ली जो एक महानगर है, जो एक कैपिटल है, उसकी जो समस्याएं हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कोई बड़ी घोषणा बीजेपी ने नहीं की है कि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या तो आज की तारीख में पोल्यूशन है। प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद होते हैं यहाँ पे, प्रदूषण की वजह से लोग दिल्ली के बाहर जा रहे हैं, और इस प्रदूषण में जो लोग रह रहे हैं, डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि आप कई साल अपनी उम्र कम कर रहे हैं। तो इस प्रदूषण को दिल्ली से बचाने के लिए क्या पॉलिटिकल पार्टी नीतिगत क्या फैसले करने जा रही है, ये बीजेपी ने नहीं बताया। तो दिल्ली की जो समस्याएं हैं, बहुत व्यापक समस्याएं हैं, जब तक उनका चुनाव में आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो दिल्ली सबसे पोल्यूटेड कैपिटल है पूरी दुनिया का। शिक्षा की इश्यूज हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि आखिरी यूनिवर्सिटी दिल्ली में शीला दीक्षित के समय ही बनी, 10 साल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का मिला जुला शासन है दिल्ली में भी, एलजी के थ्रू। तो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, यातायात की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, पोल्यूशन की, इन समस्याओं का कोई निराकरण नहीं दिख रहा। तो क्या मेरे पड़ोसी को 500 रुपये में सिलेंडर मिल जाएगा, 500 रुपये छूट मिल जाएगी, तो उससे क्या प्रदूषण कम हो जाएगा हमारे घर में? ये सब
बहुत ही गंभीर बातें हैं जो कि सोचनी चाहिए कि दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं जो इन सब बातों के लिए भी चिंतित हैं। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इन सब बातों को लेकर भी चिंतित हैं। अगर यहाँ की बात करें, दिल्ली की बात करें। लेकिन सुनील जी, ज़रा फिर से बिहार से दिल्ली तक और बिहार में नीतीश बाबू का ज़रा उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूँगा। हालांकि हम लोग बहुत सारी बातें कर लिए, लेकिन फिर भी क्लोजिंग कमेंट के रूप में ज़रूर चाहूँगा। और दिल्ली का सिनेरियो, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसमें राहुल गांधी की अगर ये पदयात्रा 20 तारीख से शुरू होती है तब क्या परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं? दिल्ली भी आइए और उधर बिहार भी। बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं हासिल कर सकती। यह सही है कि भारतीय जनता दल यूनाइटेड का जो के विभिन्न नेता, जनता दल यूनाइटेड के ऊपर नीतीश कुमार का के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सब बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी उन पे उन लोगों का कब्जा है, लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड का वोटर है वो नीतीश कुमार के साथ है। जो समर्थक वर्ग है उस समर्थक वर्ग में ये लोग सेंध नहीं लगा सकते, चाहे संजय झा साहब हो, चाहे हरिवंश जी हो, और चाहे ललन सिंह जी हो, चाहे कोई जी हो। जनता दल यूनाइटेड का वोटर जनता दल यूनाइटेड के साथ इसलिए है कि वहां पर नीतीश कुमार है। उन मतदाताओं को कोई व्यक्ति, कोई नेता अपने साथ नहीं ले जा सकता, वो नीतीश कुमार के साथ ही रहेगा। उनका साथ उनसे अलग होगा तो वो आरजेडी में जाएगा, क्योंकि वो ये मतदाता ध्रुवीकरण के मतदाता नहीं है, ये सामाजिक न्याय के और सामाजिक सशक्तिकरण के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से बहुत मतलब नहीं है। वह आरसीपी सिंह को अपने साथ लेकर के देख चुकी है, कोई फायदा उनको नहीं हुआ। उनको नीतीश कुमार चाहिए। अगर नीतीश कुमार को उनकी आवश्यकता नहीं होती तो वह इतनी कम सीटें पाने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री न बनाए होते, या इस लोकसभा के चुनाव के दौरान भी उनको अपने साथ लाने का प्रयास न करते और हर तरह से घेर करके उन्होंने अपने साथ ले आए। नीतीश कुमार और इसकी वजह है भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई लीडरशिप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं। जो हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसके बदौलत तो विभिन्न राज्यों में अपने राजनीतिक विस्तार करने में सफल रही है, लेकिन उस किसी भी राज्य में अपना विस्तार नहीं कर पाई जहां पर वैचारिकी महत्वपूर्ण है, चाहे वो केरल हो और चाहे वो बिहार हो। इन दोनों राज्यों में, चाहे काफी हद तक आप पश्चिम बंगाल को भी कह सकते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गिरी। पश्चिम बंगाल में उनको कोई सहयोगी नहीं मिला, बिहार में एक सहयोगी मिला, वो भी ऐसा सहयोगी है जिसे वो किनारा नहीं कर सकते। मेरा अपना मानना यह है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए निहायत आवश्यक है, और नीतीश कुमार का एनडीए से अलग होना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी मैदान में बहुत ही कमजोर पार्टी के रूप में उतरेगी। जहां तक दिल्ली का सवाल है, राहुल गांधी का सक्रिय होना और सीलम कि उस रैली से ही उन्होंने कांग्रेस की गंभीरता का संदेश दे दिया। जो बात भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी यह फैलाने में लगी हुई थी कि कांग्रेस गंभीर नहीं है, वह एक कटवा पार्टी के रूप में चुनाव मैदान में उतर रही है, उस पूरे के पूरे प्रशासन को राहुल गांधी ने खारिज कर दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर बराबरी का हमला करके राहुल गांधी को श्रेय दिया जाना चाहिए कि यह जो दिल्ली का चुनाव मुद्दा विहीन था, उसको उन्होंने मुद्दा युक्त बना दिया, मुद्दों को चर्चा में ला दिया। चाहे वो जो बात प्रधान जी ने कही कि वो प्रदूषण का सवाल हो, चाहे नदियों की साफ सफाई का सवाल हो, चाहे बेहतर सार्वजनिक यातायात का सवाल हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का सवाल हो, या स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें बेहतरी का सवाल हो और आम आदमी को के लिए सुलभ हो, इस किसी विषय पर जो चर्चा नहीं करने के लिए न कहा बीजेपी तैयार थी, ना आम आदमी तैयार थी, उसको राहुल गांधी ने विमर्श में ला दिया। आज स्थिति यह है कि अगर आप दुनिया के पैमाने पर जब गिनती होती है, जो यह एक सर्वेक्षण होता है कि रहने लायक शहर कहाँ है दिल्ली, उसमें कहीं गिनती है क्या? और क्या ये बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर भी और केंद्र की सरकार के ऊपर? जी, जो मानक रहने लायक शहर के रूप में चुने जाते हैं, रखे जाते हैं, उन मानकों पर दिल्ली कहां है?
और अगर उन मानकों पे दिल्ली शहर खरा नहीं उतरता तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? क्या इस जिम्मेदारी से आम आदमी पार्टी बच सकती है? किस जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी बच सकती है? सवाल नहीं पैदा होता। तो यह एक विमर्श है लोगों में, और यह केवल बिजली पानी से ऊपर का मामला। निश्चित रूप से इसे इनकार आप नहीं कर सकते कि बिजली और पानी का जो सवाल है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन साधारण पानी भी, एक शुद्ध पेयजल भी दिल्ली के सामान्य नागरिकों को सभी इलाकों में उपलब्ध नहीं है, जिसका आम आदमी पार्टी ढिढोरा पीटती रही है। आप 10 सालों में केवल मोहल्ला क्लिनिक की ही बात करेंगे, उससे आगे बढ़ने के लिए आप तैयार नहीं होंगे। एक बेहतर समाज, एक समावेशी समाज, एक समावेशी विकास की बात आप नहीं करेंगे। आप भी उसी बहुसंख्यक समाज की राजनीति करेंगे, और आप अल्पसंख्यकों के मुद्दों से अपनी दूरी बना करके रखेंगे। कैसे चलेगा? और क्या दिल्ली में इस बात को लेकर कोई हलचल नहीं है? ये तमाम लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए थे, बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए थे, और एमसीडी के चुनाव में भी खड़े हुए। लेकिन जब वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए तो उसमें से एक बड़ा तबका कांग्रेस के साथ गया है। और राहुल गांधी की एकदम साफ इस चुनाव में दखल, उनकी रैली और उनकी शुरू होने वाली पदयात्रा इस चुनाव को गंभीर बनाती है। और निश्चित रूप से मैं केवल ये नहीं मानता कि चुनाव से केवल बीजेपी को नुकसान होगा या केवल आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। मेरा मानना यह है कि दोनों दलों को नुकसान होगा। दोनों दलों को बराबर से वोट देने वाले लोग इनसे निराश हुए हैं। चाहे अल्पसंख्यक निराश हुआ हो आम आदमी पार्टी से, और चाहे दलित, जाट, गुजर, ये जो समुदाय हैं जिनका असर है दिल्ली में, वो निराश हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस उन दोनों दलों से निराश होने वाले लोगों का एक बहुत ही मजबूत विकल्प के रूप में और बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव में है दिल्ली के। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ बहुत मजबूती के साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी भी अब नई दिल्ली से, जबकि अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, 70 सीटें हैं दिल्ली में, और उसमें मज़ेदार है कि अरविंद केजरीवाल की सीट पर भी दमदारी के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और उधर बिहार की बात करें तो क्या दमदारी के साथ नीतीश बाबू आने वाले चुनाव में लड़ पाएंगे, या उनके ही जो संगठन यानी एनडीए है उससे कई दल जो हैं उनको घेरने की कोशिश करेंगे, वो भी उधर हम देखेंगे। कल बिहार में दो बड़ी बैठकें हैं। एक राहुल गांधी की संविधान सम्मान सम्मेलन या संविधान सुरक्षा सम्मेलन है, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। दोनों पर निगाहें टिकी रहेंगी। दिल्ली में चुनाव को लेकर जो गतिविधियां हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, और ये भी इंतज़ार रहेगा कि मोहन भागवत अब और क्या बोलते हैं। चलिए, सब पर निगाहें टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। विधि जी हमारे साथ हैं, ज्योति जी हैं, राजेंद्र बंसोड़े हैं, कुलदीप उपाध्याय जी हैं। भारत देश के विभिन्न राज्यों से होते हुए बीजेपी के जुमलों की बौछार आज दिल्ली पहुंची है। सोचना दिल्ली वासियों